नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास होता। कांग्रेस के बड़े नेता सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। यानी हमारे आपके प्रयोग में आने वाली हर चीज इतनी महंगी हो जाएगी कि लोगों के हाथ से वो बाहर हो जाएगी। राहुल गांधी कई बार पहले भी इस खतरे को जता चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने आर्थिक सुनामी का नाम लिया है। यानी ऐसा कष्ट आएगा जिसमें देश की बड़ी आबादी प्रभावित होगी। राहुल गांधी ने जो कहा है उसके मायने भी समझेंगे, और क्या देश की आर्थिक स्थिति ऐसी बनती जा रही है, क्या सरकार कोशिश कर रही है इससे बाहर निकलने की, समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे हम्म। पहला सवाल करते हैं राजेश एक्सपोर्ट को लेकर। आशुतोष सर, हम्म। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, ये राजेश एक्सपोर्ट इतनी बड़ी कंपनी, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी, और कहा जा रहा है कि 15 लाख करोड़ का केवल फर्जी लेन देन, कागजों पर रेवेन्यू दिखाया हम्म। जाता रहा। लोग पैसे लगाते गए शेयर मार्केट में, और अब सेबी ने इसके कामकाज पर रोक लगा दी है। और सबसे अचरज की बात कि एलआईसी ने इसमें 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1.9% था एलआईसी का स्टेक 9 साल पहले, जो अब बढ़कर हम्म। 10.8% हो गया है। तो इतनी आसानी से देश में इतने बड़े घपले, इतने बड़े घोटाले। देखिए विक्रांत, इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात यह है, और पिछले कई सालों से लगातार इस बारे में चर्चा की जा रही कि हमारे देश के जो रेगुलेटर्स हैं, उनकी स्थिति क्या है। अगर रेगुलेटर्स अलर्ट हो, अगर वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, तो इस तरीके की कभी कभी तो दिक्कतें आ सकती है। लेकिन एक कंपनी जो 15 लाख करोड़ के इवेल्युएशन की बात करती हो, वो कंपनी सिर्फ फर्जी कागजों पर चलती हो, तो ये संभव नहीं है। ये सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि रेगुलेटर्स हमारे यहाँ आंख बंद करके बैठे रहते हैं। वो कुछ कंपनी जिनको निशाना बनाना होता है उसको तो वो निशाना बना लेते हैं, जिनको छोड़ना होता है उनके बारे में सोचते तक नहीं, उनके बारे में बात भी नहीं करते। तो दरअसल ये प्रॉब्लम हमारे उस सिस्टम की प्रॉब्लम है, और इसको अगर ठीक से एड्रेस कर लिया जाए। दूसरी बात क्या है कि देखिए, एलआईसी क्या है, एक कंपनी है जो दरअसल पब्लिक सेक्टर की कंपनी हाँ। है। और वो अगर कहीं पैसा लगाती है तो क्या उसने कोई जो जो जिसे कहते हैं शुरुआती शुरुआत के तौर पे जो आपने कुछ तो होमवर्क किया होगा, कुछ तो उस कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की होगी, या आंख बंद करके आपने उस कंपनी के ऊपर पैसा लगा दिया, या अगर किसी ने प्रेशर डाल के पैसा डलवाया, तो भी अपने आप पे चिंता का प्रश्न है। और अगर कंपनी ने बिना कोई होमवर्क किए, बिना किसी तरीके का इनपुट लिए, अगर ऐसी कंपनी में जनता का पैसा अगर उसमें डाल दिया, तो ये फिर ये भी चिंता की बात है। तो सारी दिक्कत जो है वो दरअसल रेगुलेटर्स की प्रॉब्लम्स है, कि रेगुलेटर्स कुछ चीजों पर आंख मूंदे रखते हैं और कुछ चीजों पर ओवर एक्टिव काम करने की कोशिश करते हैं। मैं तो इसको इसी नजरिए से देखने का प्रयास करता हूँ। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर अब कि वेदांता जैसी कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ उसका व्यवसायिक कुछ मतभेद होता है, तो ईडी सीबीआई सब इन्वॉल्व हो जाती है। और इन जैसी कंपनियों के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर और तमाम जगह कई लोग अब सामने आ रहे हैं जिन्होंने कंप्लेंट की हुई है। कई सालों से वो कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हमारी जांच एजेंसियां नहीं जा पाती। देखिए, ये तो बड़ी बड़ा बड़ा पुराना संकट है, बड़ा पुराना संकट है। और इसके लिए, इसीलिए आज की तारीख में जो भारत से बहुत बड़ी संख्या में जिस तरीके से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो पैसा बाहर जा रहा है, और जो भारतीय कंपनियां भी इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था में पैसा लगाने की तुलना में वो बाहर पैसा लगाने में बेहतर अपने आप को महसूस करती हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। वेदांत का अपराध क्या है, हम्म। और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वेदांत कुछ समय पहले तक अडानी जैसी कंपनी के खिलाफ वो खड़ी थी, हम्म। और एक तरीके से उसको वो टेंडर मिलना था। लेकिन वो टेंडर उनको ना मिलके वो टेंडर अडानी को जाके जाके मिल गया। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट में भी उसको किसी तरीके का न्याय नहीं मिला। और उसके कुछ समय के बाद अगर उसके यहाँ ईडी के छापे पड़ते हैं, या उसके एजेंसीज कोई कार्रवाई करती हैं, तो बड़ी आसानी से दो और दो को जोड़ के चार किया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम इस बारे में सच्चाई क्या है, हम्म। लेकिन ये एक इत्तेफाक वाली बात नहीं है। हम्म। ऐसी कम से कम ऐसे 8-10 वाकये हैं कि पहले उस कंपनी के खिलाफ केसेस हुए। केसेस होने के बाद उसको धमकियां मिली, धमकी मिलने के बाद उसको इनकम टैक्स से तमाम तमाम के छापे पड़े, और फिर अगर वो नहीं माना तो उसके बाद उसको जेल जेल की नौबत आई।
अभी ये एक तरीके का वाकया आपने देखा होगा, पिछले 15 दिन पहले अखबारों के फ्रंट पेज पे खबर छपी थी, किस तरीके से भारत का एक नागरिक जो विदेशी इन्वेस्टर एक तरीके से था, उसने जब पैसे की बात की तो उसको जेल जेल की हवा खानी पड़ी। इसी तरीके से आप जो बॉम्बे एयरपोर्ट का मामला आपके सामने मौजूद है, कई सीमेंट कंपनियों के मामले आपके सामने मौजूद हैं, कई जो जो लैंड जो लैंड और कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां हैं उनके मामले मौजूद हैं। यहाँ तक कि कुछ मीडिया कंपनियों का भी मामला मौजूद है कि पहले उनकी कंपनी को एक तरीके से होस्टाइल टेक ओवर किया जाता है। ये होस्टाइल टेक ओवर करने के लिए, और ये सारी बातें छुपी नहीं है, ये सारी बातें चलिए हमको नहीं पता होगा, विक्रांत जी को नहीं पता होगा, या इस देश के की बहुत बड़ी आबादी को नहीं पता होगा, सबको लग रहा होगा कि ये तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जो इस धंधे के लोग हैं वो तो इस बात को जान रहे हैं कि सरकार किसी खास कंपनी को क्यों इतने बड़े तरीके से प्रमोट कर रही है, और उसके सामने किसी तरीके का कोई कंपटीशन आने ही नहीं दिया जाता, और जो कहीं भी compete करने की कोशिश करती है उसके उसके खिलाफ इस तरीके से गतिविधियां होती हैं। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस देश के अंदर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड करने की, वो नहीं कर रही हैं। अगर, और इकोनॉमी का एक बड़ा बुनियादी उसूल है, एक तो उसूल ये कि भाई अगर हमको प्रॉफिट मिलेगा तो हमारा धंधा करेंगे, नहीं करेंगे। दूसरा, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अगर इन्वेस्टर्स को ये लगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को लगे, फैक्ट्री लगाने वालों को ये लगे कि हमारा कि सरकार कुछ खास कंपनियों को तो प्रमोट कर रही है और दूसरी कंपनियों को प्रमोट नहीं कर रही है, तो जो मार्केट इकोनॉमी का जो फंडामेंटल है वो एक कंपटीशन, यानी जो काबिल होगा, जो बेहतर तरीके से अपनी योजनाओं को बनाएगा, जो बेहतर तरीके से चीजों को करेगा, उसको कामयाब होना है। लेकिन अगर उस कंपटीशन को ही अगर खत्म कर दिया जाए और पूरा का पूरा मैदान एक खास कंपनी या दो खास कंपनी या तीन खास कंपनी की वकालत करने लगे, सारे फायदे उनको दिए जाएं, और जो कंपनी उनके compete कर रही है उनको उनके लिए ऐसा वातावरण बना दिया जाए कि उनको अपना बिजनेस करना मुश्किल हो जाए, तो फिर जाहिर सी बात है फिर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। क्योंकि मार्केट इकोनॉमी का फंडामेंटल है कंपटीशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सर्वाइव करेगा कंपटीशन में वही कंपनी आगे जाएगी, जो सर्वाइव नहीं करेगा वो आगे नहीं जाएगी। लेकिन उसकी पहली बुनियाद यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो कंपटीशन जो है नहीं होगा, और अगर कंपटीशन नहीं होगा, किसी एक कंपनी को फायदा होगा या दो कंपनी को फायदा होगा और बाकी को नहीं होगा, तो फिर इन्वेस्टमेंट यहां कोई लगाएगा नहीं, कोई फैक्ट्री यहां लगाएगा नहीं, कोई इंडस्ट्री यहां लगाएगा नहीं, सब दूसरे रास्ते खोजना शुरू कर देंगे। और एक बात और मैं बता दूंगा, अभी हाल में जो खबर आई है कि भारतीय जो स्टॉक मार्केट का इवेल्युएशन है, अब वो बड़ी तेजी के साथ गिरता हुआ जा रहा है, तीसरे नंबर से घटके हम 7वें नंबर पे पहुंचते जा रहे हैं, और हांगकांग जैसे देश हमसे आगे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ हमारे स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के कहीं दूसरी जगह पैसा लगाया जा रहा है, या हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो उतना लुक्रेटिव नहीं है, उतना प्रॉफिटेबल नहीं रह गया है, या लोगों को लगता है कि यहाँ कॉम्पिटिशन अनइवन है, सरकार कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचा रही, रेगुलेटर्स कहीं कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो कहीं और जाके अपना पैसा लगाएंगे। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, इसको किस तरीके से देखा जाए? नहीं, मैं इसमें कोई हैरान बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो लगातार इस बारे में बात करता रहा हूं, लगातार लोगों से कहता भी रहा हूं कि हमारे यहाँ एक जो स्पष्ट तौर पर अर्थनीति होनी चाहिए, बदलते राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश के तहत जो कुछ करना चाहिए उसके तहत हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ नट बोल्ट को हटा के उसको कसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जरूरत आज की तारीख में कुछ बुनियादी रिफॉर्म, सुधार करने की है, बुनियादी रिफॉर्म करने की जरूरत है, या कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है, वो हम नहीं कर रहे हैं। अगर आज आपने देखा होगा तो अमेरिका ने फिर हमारे ऊपर एक 12.5% का टैरिफ लगा दिया है। क्यों लगाया है? कोई कारण नहीं है। यहां जो है वो जिसे क्या कहते हैं, कह रहे हैं वो फोर्स लेबर, लेबर, फोर्स लेबर की हाँ बात कर फोर्स रहे हैं। लेबर, हाँ, यानी यानी हम बेकार करवाते हैं लोगों हाँ, से, लोगों को जबरदस्ती हम उनसे काम कराते, एक तरीके से गुलामी की बात करते हैं। हाँ, तो जब भी किसी के धंधे को चौपट करना होता है तब इस तरीके की बातें आती। मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं बहुत छोटा था उन दिनों, 1970 के दशक में पूरी दुनिया में कारपेट इंडस्ट्री का बूम आया था, भारत में भी कारपेट इंडस्ट्री का बूम आया था। कुछ बड़े सेंटर्स थे, मिर्जापुर, भदोही, बनारस जैसे सेंटर्स थे उस जमाने में, और उसको बाल श्रम का आरोप लगा के उस पूरी इंडस्ट्री को ही चौपट कर हाँ, दिया गया।
पूरी इंडस्ट्री चौपट हो गई। होता यह था कि उसमें बच्चे जरूर काम करते थे। मैंने तो वहां जाके, मैं तो चूंकि वहां पला बड़ा हूं इसलिए मैं जानता हूं उसको, हाँ। कि वो बच्चों की जो छोटी छोटी उंगलियां होती थी उसकी वजह से कारपेट वीविंग में उनको बहुत मदद मिलती थी। हम्म। तो ये बात अब कानून के हिसाब से ये बात उतनी सही नहीं थी, हम्म। लेकिन उसको अगर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन उसका हवा खड़ा करके हमारी इंडस्ट्री को चौपट किया गया। अब ये जो फोर्स लेबर का जो मामला आया है, कि जिसमें आप 12.5% का हमारे ऊपर लगा दें, तो कल कोई भी अमेरिकन कंपनी जो है या कोई, या अमेरिका के अंदर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो ये हम पर आरोप लगा सकता है कि आपका जो ये प्रोडक्ट है ये फोर्स लेबर से आया हुआ है, हम आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। हम्म। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, कि पहले 18% का तो हमारे पर ऑलरेडी टैरिफ लगा हुआ है जो अमेरिका ने लगा रखा है, अगर उसमें 12.5% जोड़ दें तो आप, और उसके अलावा ये आपके ऊपर ये आरोप लगा दिया जाए कि हाँ फोर्स लेबर होता है, तो फिर दिक्कत पैदा होती। इसलिए मुझे इस बारे में किसी तरीके की हैरानी नहीं, राहुल गांधी ने जो बात कही है, हो सकता है राहुल गांधी की बातों में अतिशयोक्ति हो, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं तो जाहिर सी बात है सरकार पर हमला करना चाहेंगे। लेकिन अभी तक जब जब राहुल गांधी ने कोई बात कही है, वो दीर्घ काल में वो सच साबित हुई है। हम्म। चाहे वो चीन को लेकर जो जो बात उन्होंने कही हो, या फिर कोविड को लेकर जो बात कही हो, यहां तक कि अमेरिका का जो टैरिफ है उसको लेकर भी जो बात कही हो, उसमें काफी हद तक सच्चाई है। और अगर आप देखिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर संसद के अंदर जिन्होंने जिस तरीके से भाषण दिया था, और उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी के मसले पर भारत की कमजोरी की तरफ जो इशारा किया था, उसका नतीजा आज हम देखते हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि भारत जो है वो सेमीकंडक्टर के मामले में बड़ी तैयारी करने की कोशिश हम्म। कर रहा है। ताइवान जैसा देश सेमीकंडक्टर के मामले में, यानी सेमीकंडक्टर का मतलब क्या, चिप, चिप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप की बात है। हम अब आप अब फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम्म। वो फैक्ट्री 2028 तक वो फैब्रिकेट होगी, हम्म। और उसके 4-5 साल के बाद वहां प्रोडक्शन शुरू होगा। यानी सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री, आप मान के चलिए कि 2032-2033 के पहले वो टेक ऑफ कर ही नहीं पाएगी। अब जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2000 में उसकी जो स्थिति थी और आज जो स्थिति, 6 साल के अंदर जमीन आसमान का फर्क आ गया। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारी जिंदगी अब आर्टिफिशियल हाँ इंटेलिजेंस के इर्द बिल्कुल। गिर्द चलने लगी। हम्म। एनवीडिया एनवीडिया जैसी कंपनी आज $5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन उसका है, हम्म। जो सिर्फ एआई चिप्स बनाती है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में, जब एनवीडिया के सीईओ शुरुआत में उनकी टीम में नहीं थे, बाद में उनके स्पेशली बुला के चाइना ले जाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एनवीडिया ये कह रहा था कि चाइनीज मार्केट में हमें हमारी कंपनियों को एक्सेस मिलनी चाहिए। तो हमारी तैयारी नहीं है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी सरकार की तैयारी ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास विजन नहीं है। हम्म। और विजन इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार के साथ इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं वो फर्स्ट रेट टैलेंटेड लोग नहीं है। आज की तारीख में भारत की जो 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 पूरी जो जिसे कहते हैं ना कि इकोनॉमी की जो टीम है, हम्म। वो वो टीम नहीं है जो नरसिम्हा राव के जमाने में इकट्ठा हुई थी, जिसमें मनमोहन सिंह थे, जिसमें मोंटेक अहलवालिया थे, जिसमें तमाम लोग थे, बड़े टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा किया गया था, और फिर उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था को खोलने का काम किया गया। आज दरअसल जरूरत है एक प्रोफेशनल, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इकोनॉमिस्ट की, जिसको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए, जैसे नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। उस तरीके के हमको हमको आज की वित्त मंत्री की जरूरत है, और वो एक ऐसी टीम बनाए जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी को समझता हो, और आने वाले 20 साल की प्लानिंग करके चले। हमारे पास चूंकि उस तरीके का टैलेंट नहीं है। अब हमारी जो वित्त मंत्री है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग वित्त मंत्री हो गई है, हम्म। लेकिन क्या उनकी अर्थनीति, क्या उनकी अर्थ को समझ जो है, वो हम ग्लोबल लेवल पे किसी बड़े इकोनॉमिस्ट से उनके मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, आप उनको ही देख लीजिए, क्या उनकी कोई ग्लोबल रिकॉग्निशन है? कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है, किसी और की जानकारी में तो बात अलग है। तो आपके पास टैलेंट पूल इतना कम है कि, और ना आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप कभी बैंडेड लगा रहे हैं, कभी आप थोड़ा सा किसी पे ऑइंटमेंट लगा दे रहे हैं, तो उससे तो जो जो गहरे गहरे चोट लगे हुए हैं, या जो गहरी बीमारी है, उसका इलाज तो होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अकेली सैमसंग कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमारी सारी लिस्टेड कंपनियों से ज्यादा निकल कर आया है। हम्म। सर सुभाष चंद्र गर्ग साहब हैं पूर्व वित्त सचिव, उन्होंने आर्टिकल लिखा कल और उसमें कहा कि इंडियन इकोनॉमी अंडर मोदी लेड बीजेपी हैज गॉन वर्स फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू वल्नरेबल 1।
और उन्होंने कहा कि आज हम्म। दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था भारत जितनी वल्नरेबल नहीं है ग्रोथ के मामले में, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, फिस्कल हम्म। डेफिसिट शोक, जितना हम्म। इंडिया, यानी इस तरह की स्थिति वो भारत की अर्थव्यवस्था की बता रहे हैं। देखिए, अभी मैं आपसे नाम मुझे ध्यान था, जिन्होंने भी इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा है, क्या नाम था उनका? इकोनॉमिस्ट हैं जो सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं और हाँ आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं, हाँ सर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में थे। हाँ सर। ओहो, देखिए अभी हमारी बात भी हुई थी सर लास्ट। हाँ जी। हाँ तो उन्होंने ये लिखा था कि भारत जब हाँ 2013 में भारत को फ्रजाइल 5 की लिस्ट में डाला हाँ गया था, हाँ। आज की तारीख में फ्रजाइल 2 में है। हम्म ये जो, और उसका एकमात्र कारण ये था कि भारत का जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट था, हम्म जो जो फ्रजाइल 5 की बात की गई थी, वो दरअसल भारत के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को लेकर बात की गई थी। हम्म आज भी लगभग उसी तरीके से या बल्कि उससे वर्ष स्थिति है। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, इन स्थितियों में आप सड़क पर देख लीजिए ना, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम्म, आप सड़क पर खाली देख लीजिए, लोगों के अंदर एक बेचैनी मैं देख रहा हूं, लोगों के अंदर एक विवशता देख रहा हूं। हाँ, लोगों की आय बिल्कुल नहीं बढ़ रही। मैंने पहले भी इस बारे में कह चुका बिल्कुल। हूं कि आज से करीब 3-4 साल पहले की बात है। इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे के मुताबिक 60 से 65% लोगों ने यह कहा था कि उनकी आय पिछले सालों में बिल्कुल नहीं बढ़ी है, बल्कि आय कम होती जा रही। हम्म इकोनॉमिस्ट अब ये कह रहे हैं कि जो खेती किसानी में लगे हुए लोग हैं, पिछले 10 साल में उनकी आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ये भारत के एग्रेरियन हिस्ट्री में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब खेती किसानी करने वाले किसानों को, कृषकों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, बिल्कुल एक फ्लैट लाइन सी दिखाई पड़ रही है। हम्म, ये स्थिति पैदा हो रही है। तब जब लोगों की आय नहीं बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वो सोसाइटी के अंदर डिमांड कहां से, क्योंकि फिर वो अपनी जो उनकी जरूर जो बहुत एसेंशियल कमोडिटीज होंगी, जो बहुत जरूरी चीज होंगी, उनको ही खरीदेंगी। हम्म, जब सोसाइटी में डिमांड कब आती है? जब आदमी के पास पैसा होता है। और पैसा होने के बाद जब एसेंशियल्स जो जो चीजें होती है, उसकी रोजमर्रा की चीजें, उसको उसको खरीदने के बाद भी उसके पास अगर कुछ पैसा रहता है, तब वो जाके आइसक्रीम खरीदेगा, तब वो जाके जो दूसरी चीजें खरीदेगा। हम्म, लेकिन पहली उसकी जरूरत तो रोटी कपड़ा मकान की है। तो इसलिए, और आप देखिए बड़े पैमाने पर लोग सोना खरीद के उसको रख रहे हैं। हाँ, वो क्यों रख रहे हैं? या बैंकों के अंदर जो क्रेडिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा। हम्म, इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग बैंकों में जाके पैसे उधार ले रहे हैं और हम्म, उधार से अपना जीवन चला रहे हैं। तो क्रेडिट का बढ़ना, गोल्ड को लगातार खरीदना, ये इस बात का प्रमाण है कि लोगों की आय बढ़ नहीं रही है और लोगों को इस बात की आशंका है कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है। देखिए, सोना हमारे भारतीय समाज में एक सबसे जरूरी चीज इसलिए क्योंकि जो मिडिल क्लास मानसिकता है कि भाई अगर सब कुछ चला गया तो कम से हाँ। कम घर में सोना रहेगा तो उसको बेच के कुछ कर लेंगे। महंगाई के जब खिलाफ घर पे सबसे बड़ा संकट हथियार है सर वो, उसके रेट के आप बिल्कुल, दशकों से देखिए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे जब कोई परिवार बैंकरप्सी के कगार पहुंच हाँ जाता है तो वो अपनी पत्नियों के पास जाता है, अपनी औरतों के पास जाता है, फिर उनका सोना लेता है, फिर वो मार्केट में गिरवी रखता है, फिर उससे पैसा लेता है। हाँ। तो सोने का हमारे भारतीय जीवन में बहुत महत्व है। हम्म, तो जब क्रेडिट लगातार बैंकों में बढ़ रहा हो, लोगों की आय नहीं बढ़ रही हो, किसानों की आय नहीं बढ़ रही हो, और ऐसे में एल्नीनो का संकट अगर हमारे सामने हो हाँ। कि हमारी तो अर्थव्यवस्था एक तरीके से हम देखें तो मानसून आधारित है। हम्म और अब जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो साफ तौर पे कह रहा है कि अलीनो का कहर होगा यहाँ पे मानसून, और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑलरेडी कह चुका है कि इस बार रेन डिफिशिएंट इकोनॉमी होगी। हम्म मतलब मानसून जो है वो पहले की तुलना में कम होगी। तो हम्म, 90% से कम अगर हमारे यहाँ मानसून होने वाला है तो इसका मतलब ये कि देश के कुछ इलाकों में बहुत बुरी स्थिति हो सकती है जहां पानी बिल्कुल ना बरसे। हम्म, हो सकता है दिल्ली में पानी बरस रहा हो लेकिन बिहार के अंदर ना बरस, हो सकता है बिहार के अंदर बरस रहा हो राजस्थान के अंदर ना बरसे। हम्म, तो पानी जब तक इवेंट तौर पर पूरे देश के अंदर नहीं रहेगा तब तक तो अर्थव्यवस्था, और अगर मान लीजिए कि 10-20% अगर मानसून डेफिशिएंट है तो हम्म, उससे तो बहुत बर्बादी की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि सीधे खेती किसानी उससे उससे अफेक्टेड होगी। उससे नुकसान हो पाएगा, बड़ी बड़ी किसानों की हालत खराब हो जाएगी। तो मैं ये तो नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी की तरीके से एक सुनामी आने वाली है, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। लेकिन जो मैं कॉमन सेंस के आधार पर देख रहा हूं कि आर्थिक स्थिति लगातार घटती जा रही है। हम्म, पहले हम दुनिया की थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब सब लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने वाले थे। वहां से 4 पॉइंट से घट के हम छठे नंबर पर आ गए। और अगर आप
हमारे जो मित्र हैं, देखिए मैं उनका नाम भूल गया हूँ, बड़ा अफसोस की बात है कैसे मैं उनका नाम भूल गया हूँ, जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि भारत का जो पर कैपिटा जो जीडीपी ग्रोथ है हाँ। और डॉलर के टर्म्स में, हाँ। उसमें उन्होंने भारत को एक तरीके से 16वें नंबर पर रखा था। हम्म। ये जो स्थिति स्थिति हमारे सामने दिखाई पड़ रही है, ये स्थिति कोई बहुत अच्छी स्थिति। सुरजीत भल्ला, देखिए हाँ, याद आ गया सुजीत उनका भल्ला नाम, साहब जी। डॉक्टर सुरजीत भल्ला। तो हाँ। सुरजीत भल्ला ने कहा है हाँ। कि 2000 जो ये जो इंडियन रैंक इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज नाइन्थ। हाँ। अब आप ये मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब हाँ। अगर मैं कहूं तो लोगों लोगों को बड़ी हंसी आएगी। हाँ। वो कह रहे हैं पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ इन यूएस डॉलर टर्म इज 16th। अब ये स्थिति जहां पर है ना, तो ये और सुरजीत भल्ला ने खुद ही कहा है, जो जिसका मैंने कहा कि फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू फ्रेजाइल 2, हम्म। टर्की के साथ, टर्की का नाम उन्होंने लिया है। हाँ। तो ये तो मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो सुरजीत भल्ला कह रहे हैं, जो भारत की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं और आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, और जिनके बारे में कहा जाता है कि दरअसल वो मोदी सरकार के बड़े समर्थक माने प्रशंसक। जाते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि भाई चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने, जितना एक अलग चीज हो जाती है, और भारत की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसको संभालना एक अलग तरीके की चीज है। तो हम्म। उन्होंने एक तरीके से वार्निंग दे दी सरकार को हम्म। कि भैया चुनाव जीत रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत खराब है। हम्म। इस लिहाज से उन्होंने कहा है। सर, जो मानसून का आपने जिक्र किया, भारत की अर्थव्यवस्था तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ी भूमिका रहती है। तो इस बार जो ये हम्म। एल नीनो के साल में मानसून जिस तरीके से कहा जा रहा है, और अब अक्सर सटीक भी रहती है मानसून की भविष्यवाणियां, तो अगर ऐसी हम्म। रही तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। और इसका असर इसलिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि शहरों में महंगाई से परेशान लोग जब अपने गांव की तरफ पलायन करते हैं तो उन्हें लगता है कि खर्चा कम होगा, गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी टूटेगी तो ये तो चौतरफा मार हम्म। इस बार दिखाई दे रही है। और मानसून को हमारे यहाँ वित्त मंत्री कहा जाता है सर इस पर, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर रहता है। तो समस्या इस बार विकट ज्यादा दिखाई भी दे रही है। बिल्कुल विकट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका रुपया पिछले एक साल में 12% हम्म। डिप्रिशिएट किया है, और वो भी तब जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको बहुत संभालने की कोशिश की है। और यहां तक खबरें आई हैं कि रिजर्व बैंक इंडिया ने भारत का गोल्ड बेचा है। अब मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, हाँ। लेकिन इस तरीके की खबरें भी दिखाई पड़ी हैं। और अगर ऐसी स्थिति पैदा, क्योंकि 1991 में तो हमने गोल्ड भी नहीं बेचा था, हमने हाँ। खाली गिरवी रखा था एक बिल्कुल। तरीके से। तो अगर इस तरीके की खबरें आ रही हैं तो ये वाकई में चिंता चिंता का प्रश्न है। और आज की तारीख में जो हमारी करेंसी है, वो एशिया में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, एक तरीके से हाँ। वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। और इसलिए, और लगातार 7वें साल हमारी जो हमारा जो रुपया है वो डिप्रिशिएट किया है। हम्म। तो लगातार 7वें साल रुपया का डिप्रिशिएट करना, तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ ईरान वॉर की वजह से दिक्कत, ऐसा नहीं है। ये कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, उस फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करने की जरूरत है। और अब हमने एक और अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी है। हम्म। आपने जैसे कहा कि खेती किसानी को लेकर, तो एक जमाना था जब खेती किसानी को मनरेगा की वजह से हम हाँ। काफी हद तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते थे। हम्म। अब आपने मनरेगा में भी को हटा दिया, उसकी जगह एक नई स्कीम लेकर आए हैं। अब इस नई स्कीम में भी कोई आदमी राइट टू एम्प्लॉयमेंट का क्लेम ही नहीं है। हम्म। अब वो सरकार तय करेगी किस इलाके में कहां पे कौन सी उसको रोजगार मिलेगा, कहाँ रोजगार नहीं मिला, और किस समय रोजगार मिलेगा, किस समय रोजगार नहीं मिलेगा। हम्म। और उस पर भी ज्यादा जिम्मेदारी आपने राज्यों के ऊपर डाल दी है कि वो भी रेवेन्यू शेयर करेंगे। तो हम्म। वो राज्य जो ऑलरेडी रेवेन्यू डेफिशिएंट हैं, हम्म। जो उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स कल्याणकारी घोषणाएं की थी, आज हर राज्य को उन कल्याणकारी घोषणाओं को लागू करने में दिक्कतें पैदा हो रही। बड़े बड़े वायदे चुनाव जीतने के लिए तो आपने कर दिया कि चुनाव हम 2000 देंगे, कोई कह रहा 2500 देंगे, कोई कह रहा 3000 देंगे, कोई 1000 1500 देंगे। अब वो 2500 3000 1500 देने में सबकी 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 हालत खराब हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके पास पैसे ही नहीं है। तो जब सरकारों के पास पैसा नहीं होगा, और ऐसे में मनरेगा जैसी स्कीम जो बहुत फायदेमंद हो सकती थी, तो फिर उसका असर साफ दिखाई पड़ेगा। और ये एक बड़े सोशल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भारत बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा मुझे साफ तौर पर लग रहा है। आज आप देख लीजिए, नीट, सीबीएसई की वजह से छात्रों के अंदर एक आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। किसानों की आय नहीं बढ़ रही, उनका आक्रोश साफ हमको दिखाई पड़ रहा है। हम्म। मिडिल क्लास के अंदर बेचैनी दिखाई पड़ रही है। हम्म। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपका बढ़ नहीं रहा।
आपका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि लोगों को उम्मीद ही नहीं है कि आप रोजगार दे पाएंगे। और बड़े पैमाने पर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, कि मतलब आदमी एमए किए हुए है, नौकरी कर रहा है वो खलासी की, आदमी ने पीएचडी कर रखा है, वो बना हुआ कहीं क्लर्क। तो वो तो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सरकार के लिए संकट बढ़ेगा। तो सरकार चुनाव जीत रही है तो बात सच है, लेकिन कब तक चुनाव जीतेगी और कब ये क्रिटिकल पॉइंट के बाहर निकल जाएगा कोई नहीं जानता। सर, एक और खबर कल आई कि कैबिनेट ने विदेश जो भारतीय फंड्स हैं, भारत सरकार के जो बॉन्ड्स हैं, उसमें विदेशी निवेश को टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। हालांकि अभी इसका ऑर्डिनेंस जारी नहीं हुआ है, कहा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस आएगा, तमाम अखबारों में खबर आ गई। लेकिन सर, कई एक्सपर्ट्स के मैं व्यू पढ़ रहा था, तो उनका ये कहना है कि विदेशी निवेश भारत में ना आने का बड़ा कारण यहाँ की टैक्सेशन, वो टैक्स से परेशानी नहीं है। उनके लिए बड़ी परेशानी यह है कि विदेशी इन्वेस्टर्स को भारत की सो कॉल्ड जो कथित सक्सेस स्टोरी है, ग्रोथ की जो सक्सेस स्टोरी है, उस पर विश्वास नहीं बचा। तो आप भले ही उसे टैक्स फ्री कर दीजिए, वो उस ग्रोथ स्टोरी से खुद को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। देखिए, दो बड़े कारण, बिल्कुल आपने सही कहा, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि आईएमएफ ने भारत के डेटा को सी हाँ। कैटेगरी में डाला था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि हम जो जीडीपी के आंकड़े जो दे रहे हैं, जो आर्थिक विकास के जो आंकड़े दे रहे हैं, उस पर दुनिया को भरोसा नहीं है। हाँ। सीधा सा अर्थ है इसका। हम्म। मतलब जब जब आईएमएफ आपके डेटा को सी कैटेगरी में डाल रहा है, इसका मतलब देयर आर द सीरियस कंसर्न्स अबाउट इंडिया जीडीपी ग्रोथ, सीरियस कंसर्न्स। और होता क्या है, आईएमएफ अपने से तो कोई डेटा जनरेट नहीं करता, जो भारत सरकार, जो सरकारें देती है वही डेटा उसका हाँ। इस्तेमाल करता है, उसी की प्रोसेसिंग करता है, उसी के आधार पर कोई अंदाजा लगाता है। तो अगर आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को भारत के डेटा पर जो जीडीपी दे रही है उस पर अगर यकीन नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये मैसेज तो पूरी दुनिया में चला गया। हम्म। और आपने देखा, अरविंद सुब्रमण्यम जो हाँ। भारत के मुख्य सलाहकार थे, सरकार के आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने तो बाकायदा लेख लिखा है। और कुछ बड़े ऐसे इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं कि हमको, हमारे सामने जो प्रोजेक्शन 6% का या 7% का किया जा रहा है, दरअसल ये असली जीडीपी ग्रोथ है ही नहीं। हम्म। वो कहते हैं करीब 4% के आसपास या 3.5% का, मुझे नहीं मालूम क्या, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन आप बिल्कुल। प्रोफेसर अरुण कुमार से पूछ लीजिए, वो हाँ। आपको बता देंगे। वो साफ तौर पर कहते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, उसको आप डालते ही नहीं उसमें, जब आप जीडीपी आंकड़ों के बारे में बात करते हैं, जब आप आर्थिक आंकड़ों के बारे में बातचीत करते हैं। तो अगर अरविंद सुब्रमण्यम जैसे जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज एकेडमिशियन है, जो भारतीय सरकार के कामकाज से पूरी तरीके से परिचित हैं, जब सुरजीत भल्ला जो सरकार के साथ काम कर चुके हैं उनको चिंता है, और जब खुद आपने कहा सुभाष चंद्र गर्ग जो इसी हम्म। सरकार में इसी वो सरकार। वित्त सचिव रह चुके हैं, वो वित्त सचिव रह चुके हैं, और खुलकर बोलते हैं, वो हम्म। खुलकर बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो लाग लपेट के साथ हाँ। बोलते हैं। इसके अलावा आईएमएफ को अगर अगर है, और तो जाहिर सी बात है फिर आप जिस डेटा को लेके बड़े बड़े क्लेम करते हैं उस पर लोगों का भरोसा नहीं होगा। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मैं बार बार इसको कह रहा हूं। हम्म। ये जो जब जब कोई डिस्प्यूट, जब कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, खासतौर पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके होते हैं, तो वो अपने मामले को आर्बिट्रेशन में भारत से निकाल के बाहर 5 साल के बाद लेके जा सकते हैं। अब चर्चा ये चल रही कि हम क्या जो ये टाइम टाइम लिमिट है 5 साल की, क्या उसको घटा के 3 साल कर सकते हैं? हम्म। मैं कह रहा हूं आप 3 साल को आप 1 साल कर दीजिए, हम्म। और ये इंश्योर करिए कि 1 साल के अंदर आर्बिट्रेशन हो जाए। अब जो आदमी, जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इन्वेस्टमेंट, जो फैक्ट्री वाला जिसने अपना पैसा लगाया, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो 5 साल तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, इसका मतलब फंसा रहेगा वो। और 5 साल के बाद फिर वो विदेश में लेके जाएगा आर्बिट्रेशन को। तो इसलिए मैंने कहा कि फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही है, हम्म। इसलिए ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। और राहुल गांधी अगर इस ओर इशारा कर रहे हैं, तो मैं राहुल गांधी की इस बात से सहमत हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, लगातार गिरती जा रही है। लेकिन सुनामी जैसे शब्द का चूंकि इन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं चूंकि ट्रेंड इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, इसलिए मैं ये बात नहीं कह सकता कि उनकी बातों में कितनी सच है। हाँ, हाँ। अगर सुरजीत भल्ला जैसे लोग या अरविंद जैसे लोग अगर बात करते हैं तो फिर हमें सोचना पड़ता है।
हाँ लेकिन सर राहुल गांधी भी नेता विपक्ष हैं, तो उस नाते बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से तो वो भी मिलते रहते होंगे, और हो सकता है कि उसी आधार पर उन्होंने बात की। एक इसी उन्हीं की बात पर एक चीज ये समाप्त करना चाहूंगा सर, अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने ये भी कहा कि बड़ी बेचैनी है अब सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर के लोग ही उन्हें कई तरह की जानकारियां दे रहे हैं, जिससे जिसको लेकर के मोदी सरकार में भी बेचैनी है। ये राजनीतिक बयान है या इसमें इससे खलबली तो मची होगी सर, क्योंकि नहीं मोदी देखिए, सरकार का तो दे, यूएसपी ये था ना कि कोई खबर बाहर नहीं जा सकती। नहीं देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं राहुल हाँ गांधी की। हाँ ये सिर्फ पॉलिटिकल बयान नहीं है। आप इस वक्त किसी भी ठीक ठाक अगर ब्यूरोक्रेट से बात करेंगे, और अगर आप फोन पे बात नहीं कर रहे हैं, हाँ अगर आप व्यक्तिगत तौर पे बात कर रहे हैं, तो आपको ये बेचैनी स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ेगी। उनको साफ तौर पे लगता है कि इस सिस्टम के अंदर जो टैलेंटेड लोग हैं इनको प्रमोशन नहीं मिल रहा, उनको जो ड्यू है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके बारे में माना जाता है कि उनकी विचारधारा सस्पेक्टेड है, वो सरकार की विचारधारा से सहमत नहीं है। और उनके मन में यह है कि जो मीडियोकर लोग हैं लेकिन एक विचारधारा से संबंधित है या एक पार्टी विशेष की चमचागिरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा। फिर क्या है, उसमें आप ये भी देखिए कि एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर हाँ एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। तो भाई जो आदमी सीबीआई के डायरेक्टर बनने की लिस्ट में जो इंतजार कर रहा था, 30 साल से वेट कर रहा था कि एक दिन मैं भी सीबीआई का डायरेक्टर बनूंगा, उसको पता चला कि उसके उसके जो सीनियर हैं उनको लगातार 3 एक्सटेंशन मिल गए, तो दो दो पीढ़ी तो अपने आप निकल गई उसमें। बिल्कुल। उसकी जो सीबीआई डायरेक्टर बनने के जो ख्वाब थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए उस स्थिति में। तो इसलिए बेचैनी तो है, लेकिन अगर आप टेलीफोन पे बात करना चाहेंगे, अगर आप अगर आप उनसे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करना चाहेंगे, तब तो वो सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा हाँ करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप व्यक्तिगत तौर पर बात करना पसंद करेंगे और आप पर अगर वो भरोसा करते हाँ हैं, तो आपको अपने पूरे कंसर्न्स, मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, हाँ सरकार में बड़े ऊंचे पद पर हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि भैया मैं तो ये सोच रहा हूं मैं कब रिटायर हो जाऊं, हाँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं कब जेल चला जाऊं। तो इस तरीके की आशंकाएं लोगों के हाँ मन में है। हाँ और दूसरी बात क्या है कि एक वैचारिक घर्षण भी होता है, हाँ कि कुछ लोग जो कांग्रेस के रिजीम में थे, जो अपने आप को सेकुलरिज्म से हाँ आइडेंटिफाई करते हैं, या जो अपने आप को सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स से आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे तमाम लोगों के मन में भी इस हिंदुत्व को लेकर एक अलग तरीके का विचार है। तो ये भी एक तरीके की बेचैनी है। तो राहुल गांधी की इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि निश्चित तौर पर जो है ये उनको अंदर से जानकारी मिल रही होगी, और जानकारी देने वालों का एक बड़ा समूह उनके साथ हो। ये मत भूलिए कि हाँ आजादी के बाद 50 साल से ज्यादा तक कांग्रेस ने शासन किया हाँ है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे बहुत सारे अफसरों को उपकृत किया है, बहुत सारे लोग हाँ जो है उपकृत हुए हैं। हाँ तो भले खुल के ना है, लेकिन कम से कम पीछे से तो जरूर मदद करेंगे या मदद कर रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े और चर्चा की थैंक हमसे, यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।